नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्वत की, जहां से हर बार एमपीपीएससी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों, इस क्लास में इस टॉपिक के मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स की बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी सूचना भी मैं देना चाहूँगा और वो सूचना ये है कि हमारा जो गणतंत्र दिवस का ऑफर था उसको हमने कुछ समय के लिए बढ़ाया हुआ है, जिसमें हमारे एमपीपीएससी के कोर्सेज पर आप लोगों को 80% तक की छूट मिल रही है, चाहे हमारा फाउंडेशन बैच हो या हमारे प्रीलिम्स के बैच। फाउंडेशन में सक्षम 3.0 इंग्लिश मीडियम का बैच है, प्रथम 3.0 हिंदी मीडियम का बैच है, यहाँ पर आक्रोश 3.0 जो कि प्रीलिम्स का इंग्लिश मीडियम का बैच है और ऊर्जा 3.0 हिंदी मीडियम का बैच है जो कि प्रीलिम्स को लेकर के है। इन सब पर बहुत ही छूट आपको दोस्तों यहाँ पर मिल रही है, बहुत ही कम प्राइजेस में यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। जल्दी से इस ऑफर का लाभ ले लीजिएगा, बहुत ही सीमित समय आप लोगों के लिए अब बचा हुआ है। टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। तो टॉपिक में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे परिभाषा की, डेफिनेशन की, फिर उसके बाद भारत में कौन कौन से पर्वत हैं एक एक करके उनको देखेंगे और उनके मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स आज की क्लास में कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा गाइज, यहाँ पर केवल और केवल मैं मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स कवर करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं परिभाषा की, डेफिनेशन की और यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस की। दोस्तों, अगर मैं पर्वत की बात करूं, माउंटेन्स की बात करूं, तो पृथ्वी के ऊपर इनको द्वितीय श्रेणी का उच्चावच माना जाता है या सेकंड ऑर्डर का रिलीफ माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से रहे होंगे या फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ्स कौन से रहे होंगे? महाद्वीप और महासागर को प्रथम श्रेणी का उच्चावच माना जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के रिलीफ्स दोस्तों यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद फिर पर्वत, पठार और पहाड़ियाँ, मैदान, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, ये सब सेकंड ऑर्डर के रिलीफ्स हैं। तो पर्वत क्या हो गया? द्वितीय श्रेणी का उच्चावच, सेकंड ऑर्डर का रिलीफ हो गया। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है। फिर पर्वत में हाइट को लेकर के एक पॉइंट देखा जाता है कि हाइट कितनी होनी चाहिए। तो आसपास के एरिया से कितनी हाइट होनी चाहिए? कहीं पर 500 मिलता है, कहीं पर 1000 मीटर मिल जाता है, तो कहीं पर 2500 मीटर भी दोस्तों ये आप लोगों को मिलता है। लेकिन जो सबसे कम वाला यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 500 मीटर के आसपास ही है। तो उसमें देखें तो आसपास का जो एरिया है उससे ये कितना ऊपर होना चाहिए? 500 मीटर या उससे ऊपर होना चाहिए। इसकी हाइट जो है वो आसपास के एरिया से, सराउंडिंग एरिया से 500 मीटर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप लोगों का ये हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का ये हो जाता है। सेकंड पॉइंट इसमें हो जाता है कि इसका जो शिखर जो होता है वो नुकीला होना चाहिए, मतलब कि इसका पॉइंटेड पीक होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे ये आप लोगों का माउंटेन है, आसपास के एरिया से 500 से ज़्यादा इसकी हाइट है और इसका टॉप जो है वो क्या है? पॉइंटेड है। दो पॉइंट्स यहाँ पर कवर हो गए। ये हो गया आप लोगों का दूसरा पॉइंट। तीसरा इसमें जो पॉइंट हो जाएगा वो इसकी ढाल जो है वो कैसी होनी चाहिए? बहुत ही तेज होना चाहिए, मतलब स्टीप स्लोप इसका यहाँ पर होना चाहिए। तो ढाल इसकी बहुत ही तेज है, तो ये एक तरीके का पर्वत हो गया, एक तरीके का माउंटेन हो गया। तो 3 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एक और पॉइंट की बात करें तो 4 पॉइंट। पहला हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर के ये रिलीफ्स हैं। दूसरा क्या हो जाता है? जो हाइट है वो। तीसरा क्या हो जाता है? पॉइंटेड टॉप हो जाता है। और चौथा जो है, जो फोर्थ जो है दोस्तों, वो हो जाता है कि इसकी ढाल जो है बहुत तेज होनी चाहिए, स्टीप इसका स्लोप होना चाहिए। 4 पॉइंट्स इसके डेफिनेशन में याद रखिएगा, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात कर लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी स्थल भाग है उसका लगभग, जितना भी लैंड पार्ट है उसका लगभग कितना प्रतिशत पर्वत और पहाड़ियां हैं? तो लगभग 26% आपका क्या मिलता है? पर्वत और पहाड़ियां मिल जाता है। इसमें पर्वत के साथ साथ पहाड़ियों को भी इंक्लूड कर लिया गया है, माउंटेन्स के साथ साथ हिल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगला जो पॉइंट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो है भारत को लेकर के, इंडिया को लेकर के, कि इंडिया के कुल स्थल भाग का, इंडिया के कुल लैंड पार्ट का यहाँ पर 10.6%, किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक के अंदर ये 11% भी आप लोगों को मिल जाता है ना, कहीं कहीं पर आपको 11% भी मिल जाता है, क्योंकि 10.6% है। इसके कारण इतना प्रतिशत क्षेत्रफल पर्वतों का है, इतना प्रतिशत जो एरिया है वो माउंटेन्स का है। तो ये यहां से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद जनरली जो बुक्स वगैरह में पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है पर्वतों के प्रकार या टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो पर्वतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउंटेन को हम लोग
निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर, है ना। इसके अलावा फिर आयु के आधार पर, एज के बेस पर विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब बात आती है कि क्या हमको उनको पढ़ना चाहिए। दोस्तों, भारत में जो जो पर्वत है, इंडिया के अंदर जो जो माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन उनमें से किस तरीके का माउंटेन है, मैं उसी माउंटेन के साथ में आप लोगों को पढ़ा दूंगा, जिससे कि आप लोगों का समय बचेगा और हम लोग आईएमपी फैक्ट्स जल्दी से इस क्लास के अंदर कवर कर पाएंगे। आइए बात करते हैं, तो वहीं पर कवर कर लेंगे, इसलिए चिंता करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, टेंशन लेने वाली दोस्तों बिल्कुल भी बात नहीं है। इंडिया के अंदर कौन कौन से माउंटेन्स हैं और कौन कौन से माउंटेन्स माने जाते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पहला हमारे यहाँ पर जो पर्वत आ जाता है, माउंटेन आ जाता है, वो नदन माउंटेन रीजन या उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है, जिसमें ट्रांस हिमालय और हिमालय भी आ जाता है। ट्रांस हिमालय का अलग हिस्सा है और हिमालय का अलग हिस्सा है, उस पर भी बात कर लेंगे। फिर दूसरा जिस माउंटेन के विषय में दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो है अरावली पर्वत, अरावली रेंज। फिर उसके बाद तीसरा हम लोग बात करेंगे विंध्य पर्वत और चौथा बात करेंगे सतपुड़ा माउंटेन। ये एक्चुअल माउंटेन है हमारे यहाँ पर। हालांकि इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो सह्याद्री या वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट को भी पर्वत माना जाता है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी हाइट अच्छी खासी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो दोस्तों ये पर्वत नहीं है, ये एक अलग प्रकार का ही रिलीफ है, तो उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले पर्वत की, और वो है हमारा उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या नदर्न इंडिया का माउंटेन रीजन। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र या नदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन को लेकर के हम लोग किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले इसका ओरिजिन किस तरीके से हुआ, इसकी लेंथ और इन सब से रिलेटेड जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। फिर देखेंगे कि ये किस प्रकार का माउंटेन है, भाई निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या फिर एज के बेस पर और स्थिति के आधार पर किस तरीके का माउंटेन है। ये बहुत बेसिक से फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहां से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके निर्माण की या फॉर्मेशन की। दोस्तों, निर्माण प्रक्रिया की बात करें या फॉर्मेशन प्रोसेस की, तो प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग इसका निर्माण हुआ। अब ये प्लेट टेक्टोनिक क्या है और इसके तहत इसका निर्माण कैसे हो गया, छोटा सा डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकी एक सिद्धांत है जो कि अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से निकला है, और उसके आधार पर यह बताया गया कि इस तरीके के पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, इस तरीके के माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये उसमें बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले उसको समझ लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कुछ थ्योरी जो है वो इस तरीके से समझी जा सकती है। इसी के बेस पर फिर प्लेट विवर्तनिकी भी दिया गया है दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक भी दिया गया है। ठीक है, हालांकि इस पर्वत का निर्माण जो है, नदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन का निर्माण जो है, उसको लेकर के और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि भूसन्नति सिद्धांत या जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन मेन जो थ्योरी है वो प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी ही है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है। अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, उसी के आधार पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट आया। अल्फ्रेड वेगनर ने यह कहा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एक ही स्थल खंड था दोस्तों, एक ही लैंडमास हुआ करता था, वो था पेंजिया। वो क्या था? पेंजिया। फिर आगे चलकर अच्छा, उसके आसपास जो ओशन वाला पार्ट था उसको पैंथालासा उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि ये फिर क्या हुआ, दो पार्ट्स में टूटा दोस्तों, ये हुआ दो पार्ट्स में टूटा, एक लॉरेंशिया, इसको हिंदी में अंगारा लैंड कहा जाता है, और एक गोंडवाना लैंड, ये दो पार्ट में टूटा। इनके बीच में क्या बना, एक छोटा सा सी वाला पार्ट बना, जिसको टैथिस सागर उन्होंने कहा। क्या कहा उन्होंने? टैथिस सागर कहा। फिर क्या हुआ कि ये जो दो पार्ट्स थे, लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड, ये और भी कई सारे पार्ट्स में टूटे। जब और भी कई सारे पार्ट्स में टूटे तो उसमें से फिर ये जो इंडिया वाला हिस्सा है, देखो आप लोग, अफ्रीका के वहां से टूट करके, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो पार्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ से इंडिया का दक्षिण वाला हिस्सा, साउथ वाला हिस्सा, ये टूट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया है। ऐसे टूट करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये दोस्तों ऐसे गया, और यहाँ पर टैथिस सागर मतलब ये टैथिस सागर, यहाँ पर क्या था, बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ था, बहुत सारा सेडिमेंट पड़ा हुआ था। ये मलबा सेडिमेंट कहाँ से आया था दोस्तों? इस लॉरेंशिया के हिस्से से नदियाँ आई थी, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डिपॉजिट कर दी थी, बहुत सारा मलबा, बहुत सारा सेडिमेंट यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया था। उधर गोंडवाना से भी जो भी रिवर्स आ रही थी, उन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिया था। ये जो
इंडिया का साउथ वाला पोर्शन है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे गया और इस सेडिमेंट से टकराया है, इस मलबे से टकराया है, जिसके कारण यहां पर क्या हुआ दोस्तों, जिसके कारण यहां पर फोल्ड्स आ गए हैं और उन्हीं फोल्ड्स के आने से हिंदी में उनको वलन कहते हैं। हमारे इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, इस नदन इंडिया के माउंटेन रीजन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इसको वलित पर्वत भी कहा जाता है या फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। वलित पर्वत भी कहा जाता है और फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, यहां पर देख लीजिए, है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वलित पर्वत भी कहते हैं, फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। इसका संबंध क्या है दोस्तों, टैथिस सागर से है, इसका संबंध टैथिस सागर से है। तो ये भी क्लियर हो गया कि टैथिस सागर से इसका रिलेशन किस तरीके से बैठ रहा है। फिर बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो इंडिया में अगर हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका इंडिया के अंदर क्षेत्रफल हो जाता है। फिर आगे की बात करें तो इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, मतलब कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक इसकी जो टोटल लंबाई लगभग जो है दोस्तों वो 2500 किलोमीटर के आसपास है, कहीं कहीं पर 2400 किलोमीटर भी मिलती है, लेकिन लगभग ये 2500 किलोमीटर के आसपास क्या है इसकी लेंथ है। फिर बात कर लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। ये 11 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत फैला हुआ है। वो 11 स्टेट्स कौन से हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज कौन से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं कि जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस ये किस तरीके का पर्वत है, ये एक प्रकार का वलित पर्वत है या फोल्डेड माउंटेन है। तो वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन कैसे हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये इंडिया का साउथ वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया और यहाँ पर जाकर के जो गाद पड़ी हुई थी 33 सी में उसमें क्या आ गए, फोल्ड आ गए और उसके कारण इसका निर्माण हुआ। तो इसीलिए इसको वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है, इसलिए इसको वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन भी दोस्तों कहा जाता है। अब आयु के आधार पर बात कर लेते हैं, आयु के आधार पर कि ये कब से बनना स्टार्ट हुआ है और क्या कब तक ये बना है ना, वो देख लेते हैं। तो आयु के आधार पर दोस्तों इसको कहा जाता है अल्पाइन पर्वत। तो आयु के आधार पर इसको अल्पाइन पर्वत या अल्पाइन माउंटेन कहा जाता है, जो लगभग 65 मिलियन ईयर एगो से लेकर के तो अब तक बन रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट अभी भी बढ़ रही है, तो इसका निर्माण अभी भी निरंतर जारी है। तो एज के बेस पर इसको अल्पाइन पर्वत कहा जाता है। ये अलग से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है कि एज के बेस पर इसको क्या कहा जाता है। स्थिति के आधार पर दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, स्थिति के आधार पर का मतलब होता है ये ओशंस के पास में है या कॉन्टिनेंट में अंदर की तरफ है। तो स्थिति के आधार पर दोस्तों इसको अंतर्देशीय पर्वत या इनलैंड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि ये किसी ओशंस के जो है या किसी सी के कोस्ट के ऊपर नहीं है, ये तो कॉन्टिनेंट में अंदर की तरफ है, इसीलिए इसको अंतर्देशीय पर्वत या इनलैंड माउंटेन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्थिति के आधार पर ये किस प्रकार का पर्वत है, किस तरीके का माउंटेन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस पर्वत को, अगर हम लोग देखें तो निर्माण के समय के आधार पर भी और साथ ही साथ इसमें जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती उसके आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर देखें उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका विभाजन एक तो दोस्तों ट्रांस हिमालय में किया जा सकता है। जो इसका नॉर्थ वाला पार्ट है, जो रेड है, येलो है और ये जो ब्लू है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट आप लोगों का है। तो ये ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद में दोस्तों हिमालय आ जाता है। तो ट्रांस हिमालय अलग है भाई साहब इसमें और हिमालय अलग है ना। तो हिमालय में फिर आप लोग ये ग्रीन, येलो और रेड वाला जो पोर्शन है ये आपका हिमालय वाला पोर्शन इसमें आ जाता है। ठीक है, इन सब पर बात करेंगे, इन सब पर डिस्कशन करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों पर या ईस्टर्न हिल्स के ऊपर। पूर्वांचल की पहाड़ियां ईस्टर्न हिल्स के ऊपर जो कि यहाँ पर इस एरिया में आपको मिलेंगी, उनके ऊपर भी अलग से डिस्कशन करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी के अंदर, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम लोग कवर कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत या नदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन के अंतर्गत हम लोग ट्रांस हिमालय की, है ना, ऐसा है ट्रांस हिमालय जो कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में सबसे पहले बना, नदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन में सबसे पहले बना है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर यूरेशियन प्लेट थी ऊपर, या अंगारालैंड का जो पार्ट था यूरेशियन प्लेट का, उससे सबसे पहले ये वाला पार्ट बना, क्योंकि ये वाला पार्ट पहले टकराया तो ये वाला पार्ट बनेगा, इसीलिए ट्रांस हिमालय इनमें सबसे पहले बना। ट्रांस हिमालय में हमको
जनरली जो है दोस्तों कुछ माउंटेन रेंजेस मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो आपको रेड रेड कलर दिख रहा है ये क्या है आपका, ये दोस्तों आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है। फिर यहाँ पर जो येलो दिख रहा है दोस्तों ये है आपका लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख रेंज है। और जो ब्लू आपको दिख रहा है दोस्तों ये है आपका जास्कर रेंज, जो ब्लू दिख रहा है आपको वो जास्कर रेंज है। अब यहाँ पर से जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स है जहां से कि हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों इसको यहाँ पर देखें कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है मतलब कि काराकोरम की हाईएस्ट पीक को K2 कहा जाता है या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है बट अभी पीओके के अंतर्गत है, बट पीओके को हम लोग अपना ही मानते हैं इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। 8611 मीटर है, इसकी हाइट याद रखिएगा। इंडिया का हाईएस्ट पीक है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और कहां पर है ये दोस्तों, ये वाला जो एरिया आप लोगों को दिख रहा है ना, ये तो मतलब ये जो काराकोरम होगा ये लद्दाख यूटी के अंतर्गत आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछ रहा है कि K2 कहां पर है तो इंडिया के हिसाब से वो लद्दाख यूटी में आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसको कृष्णगिरी भी कहा जाता है, कृष्णगिरी काराकोरम को कहा जाता है, काराकोरम को कृष्णगिरी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि पुराणों में इसका नाम कृष्णगिरी हम लोगों को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर काले ग्रेनाइट पत्थर मिलते हैं इसलिए भी इसका नाम कृष्णगिरी है, अर्थात काले पत्थरों से निर्मित पर्वत, ऐसा। फिर इसको एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट का मैप देखते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट के मैप में ये जो काराकोरम वाला इलाका है ये लगभग आपको मिडिल पॉइंट पर मिल रहा है और इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है, लगभग मिडिल पॉइंट पर मिल रहा है, इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है। तो जिस तरीके से हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी होती है ठीक उसी तरीके से ये भी बीच आप लोगों को मिल जाता है, इसकी हाइट थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए इसको उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है या बैकबोन ऑफ एशिया इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर साथ ही साथ इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जो सम्मान बैच है बेटा उसके अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगी। फिर ये दूसरा येलो कलर का जो आप लोगों को दिख रहा है ये लद्दाख श्रेणी है जो कि ट्रांस हिमालय में पड़ता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है बेटा, इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है राकापोशी और ये जो है 7788 मीटर है, याद भी हो जाएगा, बहुत आसान है, 7788 मीटर। जो आईएमपी फैक्ट्स हैं वही यहां पर मैं लेकर के आया हूं ताकि वो आप लोगों को याद हो जाए। 7788 मीटर है ये, और ये यहाँ पर है जो आप लोगों को ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये भी लद्दाख यूटी के अंतर्गत ही आप लोगों को मिल जाता है। कहां पर मिलता है दोस्तों, लद्दाख यूटी में मिल जाता है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सबको आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंतर्गत, ऐसा है। तीसरा जो आप लोगों को यहाँ पर ब्लू कलर का ये दिख रहा है ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ये दोस्तों इसको कहा जाता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी का जो हाईएस्ट पीक है वो है कामेट, और कामेट कहां पर पड़ता है, ये उत्तराखंड में आपको मिलता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है यहां पर आपको कामेट मिलेगा, तो ये इसकी जो हाइट हो जाएगी वो आपकी 7756 मीटर हो जाएगी। कितनी हाइट है, 7756 मीटर यहां पर हो जाएगी। तो इन सबको आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों देखो काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, इनके हाईएस्ट पीक और उनके हाइट का जो नंबर है वो अपने को एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर आगे की बात कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं दोस्तों हम लोग हिमालय रीजन के ऊपर। ट्रांस हिमालय के बाद जो अगला वलन बना है, अगला जो फोल्ड बना है नॉर्थ इंडिया के माउंटेन रीजन में, वो बना है दोस्तों ग्रेट हिमालय। लेकिन ये हिमालय का पार्ट है। अब यहां से हिमालय आ जाता है। हिमालय के अंदर आपको 3 पर्वत श्रेणियां मिल जाती हैं, 3 माउंटेन रेंजेस मिल जाते हैं। कौन कौन सा, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन कौन सा मिल जाता है बेटा, वृहद हिमालय मिल जाता है, लघु हिमालय मिल जाता है, और यहाँ पर शिवालिक हिमालय आप लोगों का आ जाता है। इसमें अपन देखेंगे तो ये पहले सबसे पहले कौन सा बना, वृहद हिमालय सबसे पहले बना, फिर उसके बाद में लघु हिमालय बना, क्योंकि देखो ट्रांस हिमालय यहाँ पर है ना। ट्रांस हिमालय के बाद में देखेंगे तो ये वाला फोल्ड बनेगा, फिर उसके बाद ये वाला फोल्ड बना है, उसके बाद में ये वाला फोल्ड बना है। इस तरीके से हुआ है बेटा। तो इन तीनों में सबसे पहले वृहद हिमालय बना, फिर लघु हिमालय बना, सबसे बाद में शिवालिक हिमालय बना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में सबसे पहले कौन सा बना, तो ये, सबसे बाद में कौन से बना, तो ये, और इन तीनों में सबसे नया पर्वत रेंज कौन सा है, सबसे नया माउंटेन रेंज, तो शिवालिक माउंटेन रेंज सबसे नया है क्योंकि ये सबसे बाद में बना है, ऐसा है। अब देखो दोस्तों इन तीनों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले वृहद हिमालय जो आप लोगों को रेड कलर का दिख रहा है ये आपका वृहद हिमालय हो जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में ग्रेट हिमालय कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है येलो कलर का, ये आपका क्या हो जाएगा, लघु हिमालय, इसको लेजर हिमालय कहा जाता है।
फिर उसके बाद में यहाँ पर देखें तो ये जो आपका ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा हो जाएगा। अब इनका निर्माण जो है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो पृथ्वी के विकास क्रम में या हमारा जो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है उसके हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग समय पर हुआ है। वहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे वृहद हिमालय का निर्माण ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग कब हुआ है ना। जैसे हमारी एज है ना, हमारी एज वर्ष में, महीनों में, घंटों में, मिनटों में हम लोग काउंट करते हैं। वैसे पृथ्वी का भी एक ज्योग्राफिकल टाइम स्केल है जो अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है। उसमें देखें तो उस ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो वृहद हिमालय का निर्माण जो हुआ बेटा वो हुआ है इयोसीन टाइम में। कब हुआ बेटा? इयोसीन टाइम में इसका निर्माण हुआ, इयोसीन टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर बात करते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय जो कि इसके नीचे बना, उसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो उसका फॉर्मेशन मायोसीन टाइम में हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही फैक्ट्स में यहां पर लेकर के आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ऐसा है। फिर शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो शिवालिक हिमालय का जो फॉर्मेशन हुआ है वो प्लायोसीन युग में हुआ है। तो इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ऐसे याद रख लो, 2-3 बार बोल लो इसको। इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाएगा गाइस, ये याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा है। फिर फ्रेंड्स हम वृहद हिमालय को लघु हिमालय से और लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से, इनको हम लोग अलग अलग कैसे कर सकते हैं? इनके बीच में कुछ तो ऐसा होगा ना जो इनको विभाजित कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। तो दोस्तों इनके बीच में एक क्रैक जैसी लाइन है जिसको हम लोग भौतिक भूगोल की भाषा में या ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे हम लोग हिंदी में कह देते हैं भ्रंश और इंग्लिश में कह देते हैं फॉल्ट। तो ये दरार है एक तरीके की यहाँ पर, जिसको हिंदी में कह देते हैं भ्रंश और इंग्लिश में कह देते हैं फॉल्ट। तो भाई साहब वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको मिल जाता है ना। वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपको मिल जाता है और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट मिल जाता है। जनरली इसको यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में इसको अलग भी बोल दिया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको MCT बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पर MCT भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में MBF लिख दिया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर MBF लिख दिया जाता है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन सर हिमालय के जस्ट पहले ट्रांस हिमालय भी तो है, तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में कौन सा एक क्रैक लाइन होगा, कौन सा एक भ्रंश होगा, कौन सा एक फॉल्ट होगा जो दोनों को अलग कर रहा है? वह है दोस्तों इंडो सांगपो सचर जोन। वो कौन सा है? इंडो सांगपो सचर जोन। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं तो ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में यहां पर आपको मिलेगा क्या? इंडो सांगपो सचर जोन। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा गाइस? इंडो सांगपो सचर जोन दोस्तों मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंडो सांगपो सचर जोन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर हम लोग एक एक हिमालय को निकाल लेते हैं। जैसे वृहद हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेजर हिमालय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और शिवालिक हिमालय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से अक्सर आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वृहद हिमालय की या ग्रेट हिमालय की। तो वृहद हिमालय जो रेड वाला आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, इसमें बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं। इन माउंटेन पीक्स को भी हमको याद रखना है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो पूछ लिए जाते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट इन माउंटेन रेंजेस को जमाने वाला या सिक्वेंस करने वाला आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो भी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो है ओलिगोसीन से इयोसीन के बीच में हुआ। ओलिगोसीन से स्टार्ट हुआ और इयोसीन पे जाकर के इसका फॉर्मेशन दोस्तों जहां पर हो रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो इयोसीन, प्लायोसीन, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन तो अपन ने याद किया ही था। तो ओलिगोसीन से इयोसीन तक इसका जो है निर्माण हुआ और अभी भी इसका निर्माण जो है वो जारी है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पर कुछ माउंटेन पीक्स हम लोगों को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर नंगा पर्वत मिलता है हमें लद्दाख के अंदर, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर अपने को क्या मिल जाता है? नामचा बारवा मिल जाता है। लेकिन सर ये जो सारे माउंटेन्स पीक्स हैं एक बार इनको देख लीजिए, फिर इनको याद करने की एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो कि ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट आपको अच्छी तरीके से इन माउंटेन पीक्स को याद करने में मदद करेगी। ठीक है, ऐसा है। चलिए तो एक बार इनको अपन लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या कर लेंगे? इनकी ट्रिक बना लेंगे और ट्रिक से इनके हम लोग क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। सबसे पहले नंगा पर्वत की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नंगा पर्वत यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये कहाँ पर मिल जाएगा आपको?
नंगा पर्वत, नंगा माउंटेन देखोगे तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मिल जाएगा, हालांकि ऐसे देखोगे तो पीओके में आपको मिलेगा, लेकिन हम अपने हिसाब से बात करते हैं तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मिल जाता है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये कितना है आपका 8126 मीटर है। कितना है 8126 मीटर है। ये हाइट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि इंडिया में है, इसलिए हमको हाइट याद रखनी है, क्योंकि हाइट के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में माउंटेन पीक्स जमाने के लिए आपसे पूछी जा सकती है। फिर नंदा देवी कहां पर मिलता है दोस्तों? नंदा देवी की जो हाइट है वो है आपकी 7817 मीटर, जो कि उत्तराखंड में आपको मिल जाता है। धौलागिरी बस याद रख लो इसको, इसकी हाइट मत याद रखो क्योंकि ये तो नेपाल में है। फिर अन्नपूर्णा, इसकी भी आपको बस नाम याद रखना है, हाइट याद नहीं रखना है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, इसलिए इसकी हाइट याद रखना है तो नेपाल में ही, क्योंकि आपको यहाँ से मैप में भी दिख रहा होगा 8848.86 मीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। फिर मकालू, ये भी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर ही पड़ता है। कंचनजंगा, ये इंडिया में पड़ता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंडिया के अंदर हिमालय की हाईएस्ट पीक कंचनजंगा है। तो सर K2 या गॉडविन आस्टिन क्या था? वो तो ट्रांस हिमालय में था ना बेटा, वो था ट्रांस हिमालय में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इंडिया में हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। वो कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा है। 8598 मीटर इसकी क्या है दोस्तों? यहाँ पर हाइट है 8598 मीटर दोस्तों इसकी हाइट है। ये याद रखेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर हिमालय का हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है। सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और चाइना की बॉर्डर पर, जो कि नामचा बारवा है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में ही ये पड़ता है, इसलिए इसकी हाइट याद रखना हमारे लिए जरूरी है। यहाँ पर हाइट हो जाएगा 7782 मीटर। कितनी हाइट हो जाएगी? 7782 मीटर। ये हाइट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हाइट के बेस पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को ये पीक्स जमाने के लिए आ सकती है, सिक्वेंस करने के लिए आ सकती है, इसलिए। सर इसके बाद इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व क्रम हमको याद रखना है, तो आइए वो भी याद करा देते हैं। एक अच्छी सी ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाई है, उसके माध्यम से हम इन पीक्स को ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट याद रख पाएंगे। कैसे याद रख पाएंगे? वेस्ट टू ईस्ट याद रख पाएंगे। जब वेस्ट टू ईस्ट याद हो जाएगा, और अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि सीक्वेंस कीजिए ईस्ट टू वेस्ट, तो भी हमारा बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ऐसा है, एक आप याद रख लो, या तो वेस्ट टू ईस्ट याद रख लो या ईस्ट टू वेस्ट याद रख लो, तो फिर दूसरा वाला वैसे ही हमें याद हो जाता है, या अगर हम लोग उसको लिख करके फिर वैसे जमा लेते हैं तो दूसरा वाला वैसे ही आंसर बन जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेस्ट टू ईस्ट वाले इस सीक्वेंस की। वेस्ट टू ईस्ट वाले सीक्वेंस को याद करने के लिए यहां पर बहुत ही शानदार सी ट्रिक मैंने बनाई है, और वो है कि नाना, क्या है? नाना धम्मो इन मक्कार के सामने नहीं नाचना। क्या है? नाना धम्मो इन मक्कार के सामने नहीं नाचना। तो नाना से क्या आ जाएगा? ना से नंगा पर्वत, ना से फिर क्या आ जाएगा? नंदा देवी आ जाएगा। धम्मो, धा से क्या आ जाएगा? धौलागिरी आ जाएगा। आ से क्या आ जाएगा? अन्नपूर्णा आ जाएगा। मो से क्या आ जाएगा? माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। मक्कार के सामने में मां से क्या आ जाएगा? आपका मकालू आ जाएगा। कार यहां पर आ जाएगा फिर तो कंचनजंगा आ जाएगा, और नाचने से क्या आ जाएगा? आपका नामचा बारवा आ जाएगा। तो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट हम इन पीक्स को याद रख पाएंगे, और अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है सीक्वेंस करने के लिए तो हम लोग आसानी से इसको बना पाएंगे, और अगर मान लो ईस्ट टू वेस्ट भी सीक्वेंस करने के लिए आ गया तो भी हम लोग आसानी से इसको बना पाएंगे इसी ट्रिक से, क्योंकि एक तरीके का सीक्वेंस पता चल गया तो दूसरे तरीके का सीक्वेंस ऑटोमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं दिमाग से। आइए दोस्तों, ये हमारी ट्रिक थी जो किसको लेकर के थी? ग्रेट हिमालय की माउंटेन पीक्स को सीक्वेंस करने को लेकर के थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लघु हिमालय की, या यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग लेजर हिमालय की। लघु हिमालय की बात करें या लेजर हिमालय की बात करें तो ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो मायोसीन पीरियड में हुआ, मायोसीन टाइम पर हुआ। और अगर हम लोग बात करें कि भाई साहब इसमें कौन कौन से रेंजेस हमको मिल जाती है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये रेंज किस हिमालय में पड़ती है, इस तरीके से आईएमपी पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, आईएमपी फैक्ट्स ही मैं दूंगा इस क्लास के अंदर, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। यहां पर देखेंगे तो पीर पंजाल आपको मिल जाती है जो कि जम्मू कश्मीर में मिलती है। फिर उसके बाद धौलाधर है ना, पीर पंजाल आपको कहां पर मिलती है? JNK में मिल जाती है।
फिर उसके बाद धौलाधर की बात करूंगा मैं, तो धौलाधर कहाँ पर मिलती है आपको? हिमाचल प्रदेश में दोस्तों ये मिल जाती है। मसूरी की बात करूंगा तो मसूरी कहाँ पर मिलती है आपको? ये यूके के अंतर्गत मिल जाती है, मतलब उत्तराखंड के अंतर्गत मिल जाती है। और फोर्थ जो है दोस्तों वो है महाभारत। महाभारत आपको नेपाल में मिल जाती है। तो ये लेजर हिमालय की आईएमपी रेंजेस हो गई। अब लेजर हिमालय की आईएमपी रेंजेस हो गई, पूछा जा सकता है लेजर हिमालय में ही आपको कश्मीर में कुछ घास के ग्रासलैंड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। और उत्तराखंड में भी आपको कुछ घास के मैदान मिल जाते हैं, जैसे कि बुग्याल और पयार। ये क्वेश्चन भी अक्सर एमपीपीएससी पूछता है। अब बात कर लेते हैं कि जो लेजर हिमालय है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो लघु हिमालय या लेजर हिमालय की हाईएस्ट पीक है दोस्तों नाग टिब्बा। क्या है? नाग टिब्बा इसकी हाईएस्ट पीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लेजर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नाग टिब्बा है, जो कि कहां पर पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है, चूंकि यहां पर जिसका प्लेस बना हुआ है वहीं पर ही है, ये उत्तराखंड में आप लोगों को मिल जाती है। और 30-22 इसकी हाइट है, 30-22 मीटर इसकी हाइट है, जो कि यूके मतलब के उत्तराखंड में मिलती है। 30-22 इसकी हाइट है, जो कि यूके मतलब उत्तराखंड में मिल जाती है। तो लघु हिमालय की हाईएस्ट पीक नाग टिब्बा हो जाती है। अब मैं बात करता हूं कि वृहद हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है। वृहद हिमालय की हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट एवरेस्ट, बट इंडिया में उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है कंचनजंगा। लेजर हिमालय की, लघु हिमालय की हाईएस्ट पीक जो हो जाती है वो है नाग टिब्बा, जो कहां पर है भाई साहब? उत्तराखंड के अंदर आपको मिल जाती है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर दोस्तों याद रखना है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय जो इन तीनों हिमालयों में सबसे बाद में बना है दोस्तों, और इसका जो निर्माण हुआ है वो प्लायोसीन युग से लेकर के तो टर्शरी युग मतलब के अभी तक भी चल रहा है। तो योसीन है ना, यहाँ पर देखें प्लायोसीन युग ना, प्लायोसीन में इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जो कि टर्शरी युग मतलब के अब तक भी चल रहा है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। ये याद रखेंगे दोस्तों कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। तो ये है भैया जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये सबसे लास्ट में बना है इसमें से, इसलिए इसको इन तीनों में सबसे नया माना जाता है, क्योंकि सबसे बाद में यही बना हुआ है। अब इसकी जो हाईएस्ट पीक है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी हाईएस्ट पीक दोस्तों चुरधर है। इसकी हाईएस्ट पीक चुरधर है, और ये जो चुरधर हाईएस्ट पीक मिलेगी आपको, ये 37-47 मीटर है, याद भी अच्छे से हो जाएगा कौन सी है, 37-47 मीटर है। और ये आपको कहां पर मिलती है? हिमाचल प्रदेश में मिलती है। तो यहां पर इसका लोकेशन बना हुआ है ना दोस्तों, वहीं पर इस जो है आपको चुरधर मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में चुरधर पीक है, जो कि कितना है बेटा? 37-47 मीटर है, जो कि शिवालिक हिमालय का हाईएस्ट पीक है। ये मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स यहां पर दे रहा हूं, और आपको कहीं पर हो सकता है शायद ना मिले, है ना। आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों पर आ जाते हैं। अब लोग दोस्तों हम लोग ईस्टर्न हिल्स के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात करें या ईस्टर्न हिल्स की बात करें, तो इसमें अलग अलग स्टेट में आपको बहुत सारी पहाड़ियां मिल जाती हैं। अलग अलग स्टेट के अंदर आपको बहुत सारे दोस्तों यहाँ पर हिल्स मिल जाती हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हिल्स है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ये वाली हिल कौन से स्टेट में, उसको लेकर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिल जाती है बेटा? डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी और डाफाबुम, और साथ ही साथ पटकाई बुम। इतनी जो है ये है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। फिर से बता देता हूं, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफाबुम और पटकाई बुम, ये अरुणाचल प्रदेश की है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग नागालैंड की। तो नागालैंड में आपको कौन सी हिल्स मिल जाती है बेटा? नागा हिल्स मिल जाती है। नागा हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है, नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है वो है सरामती। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से क्वेश्चन आपका आ सकता है कि नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या सरामती पीक कौन से स्टेट में मिलती है, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्यों ऐसा क्वेश्चन हो सकता है अभी आगे चल करके आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर मणिपुर में। मणिपुर में कौन सी हिल्स मिल जाती है हमको? मणिपुर हिल्स मिल जाती है। मणिपुर में हमको मणिपुर हिल्स मिल जाती है। फिर उसके बाद आती है दोस्तों मिजोरम के अंदर हमको कौन सी हिल्स मिलती है? मिजो हिल्स मिल जाती है। जिन मिजोरम में हमको क्या है, यहाँ पर मिजो हिल्स मिल जाती है। ठीक है, अब मिजोरम में मिजो हिल्स मिल जाती है, इनको फांगफुई हिल्स भी कहा जाता है, इनको फांगफुई हिल्स भी कहा जाता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है ब्लू माउंटेन।
हाईएस्ट पीक जो है ब्लू माउंटेन, और यहां से एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि ब्लू माउंटेन पीक जो है वो, या ब्लू माउंटेन किस स्टेट में मिलता है, तो मिजोरम में मिलता है। ब्लू माउंटेन मिजोरम में मिलता है, ये आंसर हो गया। अब देखो, जब मिजो हिल्स या फांगफू हिल्स की हाईएस्ट पीक पूछी जा सकती है कि कौन से स्टेट में, तो सरामती जो है वो भी पूछी जा सकती है कि सरामती किस स्टेट में पड़ती है, ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है। फिर उसके बाद त्रिपुरा के अंतर्गत दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जाम्पुई हिल्स मिल जाती है त्रिपुरा में। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सखम रेंज मिल जाती है, सखन रेंज मिल जाती है। फिर अथारामुरा रेंज भी मिल जाती है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि ये रेंजेस कौन से स्टेट में मिलती हैं। फिर उसके बाद मेघालय में आपको जो हिल्स मिलती हैं उन पर बात कर लेते हैं। इसमें आपको गारो मिल जाती है, खासी मिल जाती है और जयंतिया की हिल्स मिल जाती हैं। ये मेघालय के अंदर है। इनका वेस्ट से ईस्ट आपको सीक्वेंस याद रखना है, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, यही आपका वेस्ट से ईस्ट क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, ऐसा है। फिर बात कर लेते हैं गारो का जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो नोकरेक है। ये गारो का हाईएस्ट पीक जो है वो नोकरेक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोगों का। अब इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया, जिसको मासिन राम के नाम से हम लोग जानते हैं, वो खासी हिल्स में आपको मिलता है। वो कहां पर मिलता है, खासी हिल्स में मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। फिर उसके बाद असम में आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, मिकिर और रेंगमा मिल जाएगा। असम के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मिकिर और रेंगा मिल जाएगा। और एक और रेंज आपको मिलती है, या छोटी सी पहाड़ी जिसको बोल सकते हैं, यह बरेल है ना, बरेल। ये कहां पर मिलती है आपको, ये असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में आपको मिल जाती है बरेल। असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में आपको क्या मिलती है, बरेल रेंज यहां पर मिलती है। तो ये ईस्ट की इंपॉर्टेंट हिल्स थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट हिल्स थी। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो मेघालय वाली गारो खासी जयंतिया और रेंगमा और मिकिर की जो हिल्स हैं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये जो आपकी गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेंगमा की हिल्स है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है ना, ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेनिनसुलर प्लेटू मतलब प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार मतलब हमारा जो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका ये भाग है। ओके, उसके विषय में कभी और हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पर्वत की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर ही हम लोग फोकस हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि ये किसका हिस्सा है, क्योंकि ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक स्थलखंड है जो कि 1, 2, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो ऐसे स्थलखंड को प्रायद्वीप, इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये इसका पार्ट है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है। अब ये था हमारा हिमालय का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इसी के आसपास आप लोगों के क्वेश्चंस बनने चाहिए। हालांकि वैसे अगर हम लोग पढ़ें तो और भी कई सारे फैक्ट्स पढ़े जा सकते हैं, बट मोस्ट आईएमपी फैक्ट्स जो कि हमको जल्दी कवर करना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही ही फैक्ट्स हैं। इनके आसपास क्वेश्चंस हमारे बन जाने यहाँ पर चाहिए। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अरावली की। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग अरावली की। ये जो पीपीटी है, मैंने कहा है आप लोगों को दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इस पीपीटी को बनाया हुआ है। ये जो पीपीटी आपको 2 जगह पर मिल जाएगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी आप लोगों को, और साथ ही साथ एप्लीकेशन के ऊपर जो सम्मान बैच है, फ्री सम्मान बैच, उसके अंदर भी आप लोगों को इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन इरा में हुआ है। मतलब कि अगर हम लोग ऐसे देखें कि ये सबसे पुराना पर्वत है, ये अर्थ के ऊपर सबसे पुराने पर्वतों में से है। ये वही समय है जिस समय कि हमारे यहाँ पर जो रॉक्स वगैरह जो थी ना दोस्तों, वो बन तो चुकी थी, बट ये मान करके चल रहे कि सबसे पहले जो माउंटेन्स बने वो इसी तरीके के माउंटेन्स बने थे, जो कि अरावली के जैसे माउंटेन्स थे। ठीक है, ऐसा है। तो भाई साहब, ये प्री कैम्ब्रियन टाइम का माउंटेन है, मतलब सबसे पुराना माउंटेन है। भारत का भी सबसे पुराना माउंटेन हो गया, वर्ल्ड का भी सबसे पुराने माउंटेन्स में से ये आ जाता है। फिर ये लगभग कितने किलोमीटर लंबा है, ये गुजरात से लेकर के तो दिल्ली तक ये 800 किलोमीटर लंबा है। कितना है, गुजरात से लेकर के तो दिल्ली तक दोस्तों 800 किलोमीटर ये लंबा है। कौन कौन से स्टेट्स में पड़ता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये पड़ता है आपका गुजरात में, गुजरात के साथ साथ प्लस ये राजस्थान में आपको मिल जाता है, राजस्थान के साथ साथ फिर ये आपको हरियाणा में मिल जाता है बेटा,
और हरियाणा के बाद फिर ये आपको दिल्ली में मिलता है। तो गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होता है, तो वहां से लेकर के तो दिल्ली तक ये जाता है। तो ये अपन देखें तो 3 तो स्टेट पड़ जाते हैं और एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आप लोगों को अरावली माउंटेन मिलता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन कौन से स्टेट्स में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। प्रकार की बात करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं। प्रकार या टाइप्स की बात करें तो निर्माण समय की बात करें तो ये प्री कैम्ब्रियन टाइप का माउंटेन है, या आर्कियन टाइप का माउंटेन भी दोस्तों इसको कह दिया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करें, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन प्रोसेस, तो दोस्तों चूंकि ये पुराना माउंटेन है, इसके ऊपर रेनफॉल भी हुआ, बारिश भी हुई है, हवा ने भी इसको तोड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट चुका है और इसकी हाइट काफ़ी कम हो चुकी है। तो इस तरीके का जो पर्वत होता है उसे हम लोग कहते हैं अवशिष्ट पर्वत या रेसिडुअल माउंटेन। तो अब ये किस तरीके का पर्वत हो गया है, अब ये दोस्तों रेसिडुअल माउंटेन यहाँ पर हो गया है। अब ये किस तरीके का माउंटेन हो गया है, ये अवशिष्ट पर्वत हो गया है। स्थिति के आधार पर बात कर लेते हैं कि स्थिति के आधार पर किस तरीके का पर्वत है दोस्तों। तो ये जो है महासागर के तट के ऊपर तो है नहीं कि भैया तटीय पर्वत हो जाए, या महासागर के अंदर तो है नहीं कि ये महासागरीय पर्वत हो जाए, ये तो जो है स्थलखंड के अंदर है, लैंडमास के अंदर है, तो ये अंतर्देशीय पर्वत हो जाएगा, ये इनलैंड माउंटेन यहाँ पर हो जाएगा। तो स्थिति के आधार पर ये किस तरीके का है, अंतर्देशीय पर्वत है या इनलैंड माउंटेन दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है और राजस्थान में मिलती है। कहाँ पर, माउंट आबू राजस्थान में आपको ये मिलता है। माउंट आबू राजस्थान के अंदर दोस्तों आप लोगों को ये मिल जाता है। तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर फ्रेंड्स आपको ये मिल जाता है। तो अरावली माउंटेन यहाँ पर हमारा कवर हो जाता है। अरावली माउंटेन के सारे आईएमपी पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कवर हो जाते हैं। हालांकि और भी पॉइंट्स हैं, बट आईएमपी अकॉर्डिंग टू माउंटेन हमारे सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों हम लोग विंध्याचल पर्वत की। नेक्स्ट माउंटेन जो कि आईएमपी हमारा हो जाता है वो हो जाता है भैया यहाँ पर विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल रेंज। विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल रेंज की बात करें तो भाई साहब इसके निर्माण समय के आधार पर ये किस प्रकार का पर्वत है। निर्माण समय के आधार पर, जैसे अपन ने बोला था ना कि निर्माण समय के आधार पर ये भैया अल्पाइन माउंटेन है, कौन सा अपना हिमालय वाला, जो अरावली है वो आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन माउंटेन है। वैसे ये निर्माण समय के आधार पर कि किस समय पर इसका निर्माण हुआ, किस समय पर इसका फॉर्मेशन हुआ, उसके हिसाब से देखा जाए तो भैया ये कौन सा है, कैलेडोनियन पर्वत है। किस तरीके का पर्वत है, कैलेडोनियन माउंटेन है, जो लगभग 50 से लेकर के 36 करोड़ वर्ष पहले दोस्तों इसका निर्माण हुआ। लगभग आज से 50 करोड़ वर्ष पहले इसका निर्माण प्रारंभ हुआ, से लेकर के 36 करोड़ वर्ष तक इसका निर्माण हुआ। मतलब कि आज से इतने साल पहले की बात चल रही है। आज से लगभग 50 करोड़ साल पहले इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और आज से लगभग 36 करोड़ साल पहले तक इसका निर्माण चलता रहा। इस तरीके से इसका दोस्तों हुआ है। फिर निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर देखें तो एक तरीके का ब्लॉक पर्वत है, एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है। हिंदी में इसको हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, हिंदी में फ्रेंड्स इसको हम लोग भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। अब भ्रंशोत्थ पर्वत की बात करते हैं तो ये किस तरीके का पर्वत होता है सर, ये किस तरीके से बन जाता है। दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक चट्टान है, ये एक रॉक है, इसमें ये 2 फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब क्रैक, हिंदी में इनको भ्रंश कहते हैं। अब अगर पृथ्वी में कोई हलचल हो जाए, कोई वाइब्रेशन हो जाए और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ चला जाए और ये वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ चला जाए, तो इससे क्या होगा, देखो बीच वाला हिस्सा यहाँ पर आपको ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, और ये जो बीच वाला हिस्सा आपको ऊपर उठा हुआ नजर आता है इसी को हम लोग कह देते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो जो आपका विंध्याचल पर्वत है उसका निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ, उसका फॉर्मेशन बेटा कुछ इसी तरीके से हुआ है। बट अब चूंकि काफ़ी समय हो गया इसको निर्मित हुए, तो ये वर्षा से, वायु से, इससे टूट फूट चुका है, तो इसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है।
इसलिए एट प्रेजेंट इसको अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा जा रहा है। एट प्रेजेंट इसको रेसिडुअल माउंटेन की श्रेणी में रखा जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, तो ब्लॉक पर्वत से हुआ। अब वर्तमान में यह आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है और उसमें विंध्याचल पर्वत भी ऑप्शन में रहे, तो आप विंध्याचल आंसर दे सकते हैं। बट अगर वहाँ पर अरावली भी ऑप्शन में है और विंध्याचल भी ऑप्शन में है और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, कौन सा रेसिडुअल माउंटेन है, तो अरावली इसके भी पहले का है। अरावली इसके भी पहले का, तो वो ज़्यादा अवशिष्ट है, वो ज़्यादा रेसिडुअल है। तो आंसर फिर कौन सा आ जाएगा, आंसर फिर हो जाएगा अरावली। तो अगर आपसे अवशिष्ट पर्वत भारत में पूछा जाए, रेसिडुअल माउंटेन दोस्तों आप लोगों से भारत में पूछा जाए, तो फिर दोनों ऑप्शन में रहे तो आप लोग अरावली आंसर लगा करके आएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात में, ठीक है। स्थिति के आधार पर किस तरीके का माउंटेन है, तो स्थिति के आधार पर देखोगे आप लोग तो बेस्ड ऑन लोकेशन ये अंतर्देशीय पर्वत है, इनलैंड माउंटेन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि निर्माण समय टाइम के बेस पर कौन सा ये माउंटेन है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, फॉर्मेशन प्रोसेस के आधार पर ये कौन सा माउंटेन है, फिर उसके बाद में लोकेशन बेस्ड ये कौन सा माउंटेन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को शायद ही कहीं पर मिले। फिर बात कर लेते हैं विंध्याचल माउंटेन के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। विंध्याचल माउंटेन के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं और विंध्याचल की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। तो आइए दोस्तों वेस्ट से लेकर के तो ईस्ट की तरफ हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कौन कौन सी IMP पीक्स हैं। सबसे पहले देखिए तो मांडू, जो कि आपको कहाँ पर मिलती है, धार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है दोस्तों। मांडू कहाँ पर मिलती है बेटा, आपको धार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। ये कहाँ पर मिलती है आपको, धार डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद अशरफी भी कहाँ पर मिलती है आपको, धार डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। फिर उसके बाद काकराबर्डी हिल्स, ये कहाँ पर मिलती है आपको, काकराबर्डी हिल्स इंदौर में मिलती है और यहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। काकराबर्डी हिल्स से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। फिर उसके बाद सलकनपुर जो मिलती है दोस्तों आपको, ये मिलती है सीहोर में। सलकनपुर जो हिल्स है, यहाँ पर सलकनपुर की माता का मंदिर भी मिल जाता है आपको, सीहोर में पड़ती हैं आपके लिए। भीमबेटका की जो हिल्स पहाड़ियाँ हैं वो आपको रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं। भीमबेटका की पहाड़ियाँ रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिल जाती हैं। उदयगिरी जो हिल्स है वो आपको विदिशा में मिलती हैं। ये सब आपको हिल्स और उनके डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपका आ सकता है, या आपसे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ इन हिल्स को जमाइए। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे MPGको को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसकी हाईएस्ट पीक जो है दोस्तों वो है आपकी सद्भावना हिल, जो कि 752 मीटर है, जो दमोह में आपको मिलती है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है सद्भावना हिल्स, इसको गुडविल हिल्स भी कहा जाता है, 752 मीटर है, जो कि कहाँ पर मिलती है, दमोह में मिलती है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई साहब ये जो सद्भावना हिल्स है वो इसमें इस माउंटेन के कौन सी रेंज में मिलती है, तो इस माउंटेन के भांडेर रेंज में मिलती है। सद्भावना हिल्स कहाँ पर मिलती है, इस माउंटेन के भांडेर रेंज में मिलती है। ये जो माउंटेन है इसका ईस्ट वाला जो हिस्सा है वो 2 रेंजेस में डिवाइडेड है। ये वाला जो है ये भांडेर है बेटा, और ये वाला जो है ये है आपका कैमूर। तो ये वाला आपका भांडेर हो जाता है, ये वाला आपका कैमूर हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत का सबसे पूर्वी जो हिस्सा है उसमें भी पूर्व वाली पहाड़ियां या पूर्व वाली रेंज कौन सी है, तो वो कैमूर रेंज आंसर आपका आ जाएगा। जो कैमूर रेंज है दोस्तों, इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, कैमूर रेंज के अंदर आपको त्रिकुटा पर्वत मिलता है जिस पर मेहर माता का मंदिर है। त्रिकुटा पर्वत आपको मिलता है ना, जिस पर की मेहर माता का मंदिर है। इसके अलावा आपको यहाँ पर गिद्धराज हिल्स भी मिल जाती है जो कि सतना में है। ये भी आपको कैमूर रेंज में मिलती है। जो कैमूर रेंज है दोस्तों वो सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का काम भी करती है, क्योंकि यहाँ से यमुना नदी जाती है दोस्तों, यहाँ से सोन नदी जाती है। तो यमुना को ये रेंजेस जो है वो नॉर्थ की तरफ मोड़ देती है, यमुना को ये रेंजेस नॉर्थ की तरफ मोड़ देती है और यहाँ से सोन रिवर ऐसे जाती है। तो यमुना और सोन, जैसे यहाँ पर ये कौन सी है, यमुना है बेटा, ये आपकी यमुना हो जाएगी। यहाँ से कौन सी जाती है, सोन, ऐसे। तो देखो आप ये जो रेंजेस हैं जो कि कैमूर रेंजेस हैं, ये यमुना को नॉर्थ की तरफ मोड़ करके और गंगा में मिला देती है, ठीक है। और यही जो रेंज है जो कि कैमूर रेंज है वो सोन को पूर्व की तरफ मोड़ करके सीधे गंगा की सहायिका बना देती है। तो इस तरीके का इनका सिस्टम है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक क्या है, तो कैमूर रेंज जो है वो यमुना और सोन के बीच में जल विभाजन या वाटर डिवाइडर का काम यहाँ पर करती है। तो ये तो था अपना कौन सा,
विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन। अच्छा, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन को लेकर के एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा कि भाई साहब ये कितने स्टेट्स में फैला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से विंध्याचल माउंटेन स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से आपका जो विंध्याचल माउंटेन है भैया वो स्टार्ट होता है। तो ये गुजरात वाला एरिया आपका हो जाएगा। गुजरात के बाद में आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये आपका एमपी वाला रीजन हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहाँ पर यूपी में भी ये जाती है और बिहार के सासाराम तक ये मिलती है आपको, बिहार के सासाराम तक आपको ये मिल जाती है। तो ऐसा है कि इसको कहा जाता है कि बिहार तक आपको मिल जाती है। तो गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत कितने स्टेट्स तक आपको मिलता है, तो ये 4 स्टेट्स तक आपको मिल जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेनली कितने स्टेट तक है, तो मेनली तो दोस्तों गुजरात, एमपी और यूपी तक ही है। बिहार तक इसका एक्सटेंशन माना जाता है, बट मेनली ये 3 स्टेट में पड़ती है और उसमें भी सबसे ज़्यादा एमपी में पड़ती है। आइए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हम लोग सतपुड़ा रेंज पर आ जाते हैं। सतपुड़ा रेंज की गाइज हम लोग बात करें तो सतपुड़ा रेंज जो है उसमें भी इसका जो निर्माण है वो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा माउंटेन, निर्माण समय के आधार पर ये भी दोस्तों कैलेडोनियन माउंटेन माना जाता है। कैलेडोनियन माउंटेन माना जाता है जो आज से 50 करोड़ वर्ष पहले निर्माण प्रारंभ हुआ और आज से 36 करोड़ वर्ष पहले तक इसका निर्माण चलता रहा है। ये भी एक तरीके का ब्लॉक माउंटेन है और आज भी दोस्तों इसको ब्लॉक माउंटेन के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये ब्लॉक माउंटेन है। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। वर्तमान में भी दोस्तों इसको क्या माना जाता है, एक ब्लॉक माउंटेन ही यहाँ पर माना जाता है। वर्तमान में भी दोस्तों इसको क्या माना जाता है, एक ब्लॉक माउंटेन ही माना जाता है, या हिंदी में बोले तो वर्तमान में भी इसको भ्रंशोत्थ पर्वत यहाँ पर माना जाता है। कैसे ब्लॉक माउंटेन या भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है ये मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। हालांकि दोस्तों देखो, अगर मैं ब्लॉक माउंटेन की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ तो फिर नर्मदा और ताप्ती और इन सब पर भी डिस्कशन किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर हम लोगों का समय ज़्यादा लग जाएगा और पर्वतों से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैं कम डिस्कशन कर पाऊँगा। तो इसलिए जो माउंटेन्स को रिलेट करने वाले पॉइंट्स हैं केवल मैं वहीं पर ही फोकस कर रहा हूँ। ऐसे देखा जाए तो हिमालय के ऊपर ही 4 घंटे की क्लास ली जा सकती है, बट मैं सोच रहा हूँ कि कम समय में आपको वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाए जो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग स्थिति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ, स्थिति के आधार पर अगर दोस्तों हम बात करें तो ये अंदर की तरफ है भारत में, इसलिए अंतर्देशीय पर्वत है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, इनलैंड माउंटेन यहाँ पर हो जाता है। अंतर्देशीय पर्वत है दोस्तों और ये इनलैंड माउंटेन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे दोस्तों तो इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें तो आपको कई सारी हिल्स इस पर मिल जाएंगी। इस पर आपको कई सारी हिल्स दोस्तों यहाँ पर मिल जाएंगी। अब जो ये हिल्स हैं, जैसे इसमें धूपगढ़ की जो चोटी है दोस्तों, जो कि हाईएस्ट पीक हमारी यहाँ पर मानी जाती है, कहीं पर 1350 तो कहीं पर 1352 आपको ये मिलती है। तो वो भी एक कहानी है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक कई सारी हिल्स हैं जिनको लेकर के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसको कहा जाता है वेस्टर्न, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वेस्टर्न सतपुड़ा कहा जाता है। जो वेस्ट वाला पार्ट है इसका, उसको फ्रेंड्स यहाँ पर वेस्टर्न सतपुड़ा कहा जाता है। एक यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको ईस्टर्न सतपुड़ा कहा जाता है, इसको ईस्टर्न सतपुड़ा कहा जाता है, जो कि इस वेस्ट सतपुड़ा के ईस्ट वाला पार्ट है। अब ये ईस्ट और वेस्ट कहाँ से डिसाइड हो रहे हैं, यहाँ पर एक आपको दर्रा मिलता है। दर्रा क्या होता है बेटा, माउंटेन के बीच का एक निचला पार्ट जिसके माध्यम से आप उस माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक निचला हिस्सा है जिससे हम ऊपर से नीचे की तरफ आसानी से आ सकते हैं। जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ हम लोग आसानी से आ सकते हैं। इसको साउथ इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था या दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था, बुरहानपुर दर्रे को, जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलता है। ये इस माउंटेन का एक निचला पार्ट है
जहाँ से हम इस माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं। नहीं तो इस माउंटेन पर चढ़ो, फिर उसके बाद नीचे उतरो और फिर आगे की तरफ जाओ, तो उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो एक निचला हिस्सा है जहाँ से हम लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो आपका बुरहानपुर दर्रा है, जो बुरहानपुर पास है बेटा, इसके वेस्ट वाला पार्ट क्या कहलाता है? वेस्टर्न सतपुड़ा कहलाता है। इसके ईस्ट वाला पार्ट जो कि मेकाल रेंज के पहले तक का है वो आपका ईस्टर्न सतपुड़ा कहलाता है। और फिर ईस्ट में यहाँ पर जो ये अर्धचंद्राकार ये आप लोगों को यहाँ पर एक ये जो है सतपुड़ा का पार्ट मिल रहा है, उसी को हम लोग मेकाल रेंज कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेकाल रेंज कहते हैं। अब इसमें वेस्ट सतपुड़ा में कौन कौन सी हिल्स मिल जाती है वो हमको पता होना चाहिए, और ईस्ट सतपुड़ा में कौन कौन सी हिल्स मिल जाती हैं वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये राजपीपला आपको कहाँ मिलती है दोस्तों? ये गुजरात में मिलती है। राजपीपला आपको गुजरात में मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको चूलगिरी मिलती है, फिर आपको चूलगिरी मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको बड़वानी हिल्स मिलती है जो कि बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। फिर उसके बाद आपको अखरानी हिल्स मिलती है। फिर उसके बाद आपको बीजागढ़ हिल्स मिलती है। फिर उसके बाद आपको असीरगढ़ हिल्स मिलती है। तो असीरगढ़ बुरहानपुर में मिलती है। तो ये वेस्ट से लेकर के ईस्ट की बात हो रही है। अब ऐसा वेस्ट से ईस्ट आपको यहाँ पर ये क्या सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। वेस्ट से ईस्ट आपको यहाँ पर ये सीक्वेंस भी दोस्तों पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राजपीपला हिल्स, फिर चूलगिरी मिल जाती है आपको, फिर बड़वानी की हिल्स मिल जाती है, फिर अखरानी की हिल्स मिल जाती है, फिर बीजागढ़ की हिल्स मिल जाती है, फिर असीरगढ़ की हिल्स मिल जाती है, फिर ग्वालीगढ़ हिल्स आपको मिलती हैं। ये ईस्ट की तरफ अपन आते जा रहे हैं और ये ईस्ट की तरफ इस तरीके से हिल्स हमें मिलती जा रही है। फिर यहाँ पर ये आपका नर्मदापुरम के अंदर है पचमढ़ी की हिल्स। पचमढ़ी की हिल्स में आपको इंपॉर्टेंट हिल्स मिल जाती हैं, और वो है एमपी की हाईएस्ट पीक जो है दोस्तों वो धूपगढ़ है। एमपी की हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है? धूपगढ़ है। कहीं पर आपको 1350 मिलती है, कहीं पर आपको 1352 मिलती है। तो ऑप्शन में इन दोनों में से जो भी हो आप लोग लगा करके आ जाइएगा, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा। हालांकि वैसे अब एमपीपीएससी इस तरीके के डेटा वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विवाद हो जाता है, इसलिए डेटा वाले क्वेश्चंस अब आप लोगों के नहीं दिए जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। वैसे 1350 हो या फिर 1352 हो, जो भी वहाँ पर ऑप्शन हो आप लोग लगा करके आ जाइएगा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें ये कहाँ पर मिलती है आपको? धूपगढ़ की चोटी महादेव पहाड़ियों पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है आपको? महादेव पहाड़ियों पर आपको मिलती है। यहीं पर आपको नंदीगढ़ हिल्स भी मिल जाती है। कहाँ पर? यहीं पर आपको नंदीगढ़ हिल्स भी मिल जाती है, पचमढ़ी की हिल्स में ही, नर्मदापुरम के अंदर ही। और एक ये चोरागढ़ हिल्स भी मिलती है। चोरागढ़ जो हिल है दोस्तों वो इंडिया एमपी का है ना, ये एमपी का सेकेंड हाईएस्ट पीक है। चोरागढ़ जो हिल्स है वो एमपी का सेकेंड हाईएस्ट पीक है, और इसकी हाइट जो है वो 1326 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है गाइस? वो 1326 मीटर है। यहाँ पर देखें तो फिर हम लोग आ जाते हैं वो जो है मेकाल रेंज के ऊपर, जो कि ये अर्धचंद्राकार है, और ये सतपुड़ा का सबसे चौड़ा हिस्सा है। चौड़ा हिस्सा मतलब वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा हिस्सा है। सतपुड़ा का सबसे चौड़ा पार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो वो है मेकाल रेंज। अब इसमें अनूपपुर अमरकंटक में आपको क्या मिल जाती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियां मिल जाती हैं, जो कि मेकाल रेंज का हाईएस्ट पीक है, और ये कहीं पर आपको 1048 तो कहीं पर आपको 1065 मीटर बताया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग है। अब 1048 ऑप्शन में आ जाए तो वो लगा देना आंसर, 1065 आ जाए ऑप्शन में तो वो लगा देना आंसर। अब इनमें से कोई ना कोई एक ही आएगा, दोनों तो नहीं आएगा, इतनी खराब किस्मत तो हमारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों डेटा वाइज क्वेश्चन आजकल एमपीपीएससी कम पूछ रहा है, क्योंकि वो भी विवाद से बचना चाहता है क्वेश्चंस को लेकर के, ऐसा है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए आप लोग उसका आंसर लगा करके आ सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा माउंटेन के बाद अब हम लोग दो और पर्वत माने जाने वाले हमारे कुछ सेक्शंस पर हम लोग और बात करेंगे, और वो दो जो है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट, और इधर आ जाता है पूर्वी घाट ना। ये हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों, इधर आ जाता है पूर्वी घाट, इधर आ जाता है हमारा ईस्टर्न घाट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि जो पश्चिमी घाट है, इसको मैंने बोला कि हम लोग पर्वत मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पर्वत नहीं है। तो सर ये क्या बात हुई, इसको थोड़ा सा समझा दीजिए दोस्तों। इसका जो निर्माण हुआ है ना, इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ है कि जब ये हमारा जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है ये अफ्रीका से टूट करके इधर आया है, तो ये वाला पार्ट हमारा अफ्रीका से टूट करके इधर आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर एक डीप बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों? यहाँ पर एक अचानक से नीचे धंसा है ये वाला पार्ट,
तो उससे ये वाला हिस्सा हमें ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा हमें ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है, और इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एक माउंटेन बोल रहे हैं, पर्वत बोल रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो पर्वत है नहीं, माउंटेन है नहीं, ये एक भ्रंश कगार है। ये क्या है, एक फॉल्ट लेज्ड है। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कैसे, देखो मैं आपको स्टार्टिंग वाले उस मैप के अंदर लेकर के जाता हूं जहां पर दिखाया गया था कि इंडिया किस तरीके से अफ्रीका से अलग हुआ। जैसे अफ्रीका का ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, यहां से अलग हुआ इंडिया, अफ्रीका के इस वाले हिस्सा से ये इंडिया अलग होकर के यहां पर गया। तो जब ये इससे अलग हुआ है ना, उसके बाद यहां पर ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये वाला हिस्सा ये धंस गया था, उससे ये वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाई देता है। कौन सा, ईस्टर्न घाट वाला। तो ये वास्तव में देखा जाए तो माउंटेन नहीं है, एक तरीके का भ्रंश कगार है, एक तरीके का फॉल्ट लेज्ड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरीके की स्थलाकृति है, तो एक तरीके का भ्रंश कगार है, एक तरीके का फॉल्ट लेज्ड है। अब इससे रिलेटेड कुछ आईएमपी फैक्ट्स है दोस्तों, जहां से आप लोगों के क्वेश्चंस अक्सर एमपीपीएससी पूछता है। तो इसका सबसे नॉर्थ वाला पार्ट जो है हालांकि ये कुछ देखो यहाँ पर इसको सह्याद्री, अच्छा ये कुछ चीजें हैं, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। सह्याद्री का मतलब क्या होता है, सह्याद्री का मतलब कई सारे पर्वतों का समूह। तो यहाँ पर आपको नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच में कई सारी छोटे छोटे से पीक्स मिल जाती हैं, कुछ हिल्स भी मिल जाती हैं, तो उन सब का ग्रुप जो है वो सह्याद्री कहलाता है। तो छोटी छोटी पहाड़ी, छोटी छोटी से पीक्स का ग्रुप सह्याद्री कहा गया है हमारे यहाँ पर। प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है, ए फॉल्ट लेज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। तो फॉल्ट लेज या भ्रंश कगार की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, पेनिनसुलर प्लेटू है, उसका एक ये वाला हिस्सा नीचे धंस गया है, उससे ये वाला हिस्सा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और यही माउंटेन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसका सबसे नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा है, तो गिर हिल्स है, जो कहाँ पर पड़ता है, गिर हिल्स है दोस्तों, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका सबसे नॉर्थ वाला जो हिस्सा है बेटा वो है गिर हिल्स, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका जो सबसे साउथ वाला हिल्स है दोस्तों वो कार्डमम की पहाड़ी है, या इनको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ। इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे साउथ मोस्ट हिल्स है। इलायची की हिल्स जो है दोस्तों वो सबसे साउथ मोस्ट हिल्स है। अब इस को लेकर के और आगे की तरफ बात करें दोस्तों, तो जो 16 डिग्री का उत्तरी अक्षांश है, 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कि कन्याकुमारी में पड़ता है। इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमको मिल जाएगा। ये 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इसको नॉर्थ सह्याद्री और सदर्न सह्याद्री में विभाजित करता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है। उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है, नदन सह्याद्री का जो हाईएस्ट पीक है बेटा वो है कलसूबाई। वो कौन सा है, कलसूबाई है, जो कहां पर मिलता है, महाराष्ट्र में है। जो कहां पर बेटा, ये महाराष्ट्र में आपको मिलता है, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद दक्षिणी सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो है अनामुडी, और ये दक्षिण इंडिया की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये कहां पर मिलती है आपको, ये आपको अन्नामलाई की हिल्स पर मिल जाती है, अनाईमुडी। हालांकि उस पर भी मैं बात करता हूं अभी आप लोगों के लिए आगे चल करके। चलिए अब इसमें देखें तो दक्षिणी सह्याद्री के अंदर आपको नीलगिरी की हिल्स मिल जाती हैं दोस्तों। दक्षिणी सह्याद्री में आपको नीलगिरी की हिल्स मिल जाती हैं। नीलगिरी हिल्स जो है वो 3 स्टेट्स में मिलती हैं आपको। कौन कौन से 3 स्टेट्स, यहां पर आप देखेंगे तो कर्नाटक में मिलती है, कर्नाटक के बाद में फिर प्लस आप देखेंगे तो तमिलनाडु, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, तमिलनाडु में मिलती हैं, और प्लस केरल में मिलती है। तो नीलगिरी की हिल्स 3 स्टेट्स में दोस्तों आपको मिलती है। इसमें जो डोडा बेट्टा है वो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। ये आपको इसकी हाइट याद रखनी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये साउथ इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीक है, इसलिए भी आपको ये याद रखना है। और डोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में मिलता है, डोडा बेट्टा जो है वो तमिलनाडु में मिलता है। ये एक हिल स्टेशन भी है, साउथ इंडिया का 2nd हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी हिल्स के साउथ में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर
अन्नामलाई की हिल्स मिल जाती हैं। अन्नामलाई की हिल्स जो है ये आपको 2 स्टेट्स में मिल जाती हैं। अन्नामलाई की जो हिल्स है दोस्तों ये आपको 2 स्टेट्स में मिल जाती हैं। एक तो है आपका तमिलनाडु और प्लस आ जाता है केरल। ये 2 स्टेट्स में आपको मिलती हैं, तमिलनाडु और केरल में। क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि कौन से स्टेट्स में पड़ती है। फिर उसके बाद इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो अनामुडी है 2695 मीटर, जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और ये कहां पर मिलती है, अनामुडी की बात करेंगे तो ये कहां पर मिलती है, ये मिलती है आपको केरल में, क्योंकि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक अनामुडी। ऐसा क्वेश्चन तो एमपीपीएससी कई बार पूछ चुका है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कौन से स्टेट में मिलती है, तो ये केरल में मिल जाती है। फिर कार्डमम या इलायची की हिल्स जो है वो भी दोनों स्टेट्स में पड़ती हैं, तमिलनाडु में और केरल में, और ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक्स है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों के बन सकते हैं। ये साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, और उसके बाद में साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक के बाद में सबसे साउदर्न हिल्स कौन सी हो जाती हैं, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन सी है, डोडा बेट्टा कहाँ पर पड़ती है, नीलगिरी कितने स्टेट्स में पड़ती हैं, और ये सारी हिल्स जो हैं वो कौन कौन से स्टेट्स में हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वेस्टर्न घाट को लेकर के। हालांकि इससे भी और भी कई सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट को लेकर के, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं केवल उन्हीं पर आप लोगों से यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पर फोकस करना है। हालांकि और क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है, बट इसी के आसपास आप लोगों के क्वेश्चन बन जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों ईस्टर्न घाट के ऊपर। तो जो ईस्टर्न घाट वाला पार्ट है वो कैसे बन गया, ये भी पेनिनसुलर प्लेटू का एक पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटू का ही दोस्तों ये पार्ट है। ये वाला हिस्सा जो है इस ईस्टर्न घाट के, क्योंकि ईस्ट में इसलिए इसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोल दे रहे हैं, ईस्ट में गाइज इसलिए हम लोग इसको ईस्टर्न घाट बोल दे रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस गया है, उससे ये वाला हिस्सा आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कुछ हिल्स आपको नजर आती हैं। वही क्या बन गया, हमारा ईस्टर्न घाट बन गया, वही हमारा ईस्टर्न घाट बन गया। ईस्टर्न घाट को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न घाट की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो ईस्टर्न घाट की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है दोस्तों जिंदागढ़ा। ये कौन सी है, जिंदागढ़ा। और ये कहां पर मिलती है अपने को, ये आंध्र प्रदेश में मिलती है। जिंदागढ़ा कहां पर मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। इसकी हाइट याद रखेंगे 1690 मीटर इसकी हाइट है। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है दोस्तों वो महेंद्रगिरी है 1501 मीटर, जो मिलती है उड़ीसा में। तो ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक और ये सेकंड हाईएस्ट पीक। अब दोस्तों यहां से अगर देखें तो इसको लेकर के कई सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि सर इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां, उनको नॉर्थ से साउथ में सीक्वेंस कीजिए या साउथ से नॉर्थ में सीक्वेंस कीजिए, है ना, ऐसा। और इनको लेकर के ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये हिल कौन से स्टेट में है। तो पहले मैं बात करूंगा कि ये हिल्स कौन से स्टेट में है, फिर इनका सीक्वेंस याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। उस ट्रिक के माध्यम से हम इनका सीक्वेंस यहां पर याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट होगा हमारे माउंटेन्स को लेकर के। अब दोस्तों इसमें देखें तो उड़ीसा में आपको मैं याद करा दूंगा, आप लोग चिंता मत करना। उड़ीसा की हिल्स एक साथ याद कराऊंगा, आंध्र प्रदेश की हिल्स एक साथ याद कराऊंगा, तमिलनाडु की हिल्स एक साथ याद कराऊंगा। तो टेंशन मत लेना, चिंता मत करना बेटा। यहां पर देखिए दोस्तों, तो मेघसानी, मलायागिरी, अस्सिया, टिकरपारा, नयागढ़, महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा में है। अभी बस देख लो, है ना, मैं इनको याद भी करा दूंगा आपको। फिर आते हैं नल्लामाला, एर्रामाला, वैलीकोंडा, शेषाचलम, पालकोंडा और नागारी, ये आपकी आंध्र प्रदेश में मिल जाती हैं। ये हिल्स कहां पर मिलती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में मिल जाती हैं। फिर जवादी, शेवराय, पंचमलाय, शुरुमलाय, पलानी और वर्षनाट, ये आपको तमिलनाडु में मिलती है। ओ सर इतना खतरनाक इनको याद कैसे करेंगे, आइए दोस्तों याद कर लेते हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एक बार में आप लोगों को याद हो जाएगा। बस 2-3 बार मेरे साथ में दोहरा लीजिएगा, आप लोगों को ये पूरा का पूरा दोस्तों यहां पर याद हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग उड़ीसा की। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो इंपॉर्टेंट हिल्स है इसमें आप देखेंगे कि मेघमाला, 80 तो नया महिंद्रा लिया, है ना,
मेघमाला 80 तो नया महिंद्रा लिया। पंजाबी भाषा में बात की जा रही है मेघ से और माला से। मेघमाला 80 तो नया महिंद्रा लिया, तो याद कैसे हो जाएगा? मेघ से मेघसानी, है ना, माला से मलायागिरी, 80 से अस्सिया, फिर तो से टिकरपाड़ा, नया से नयागढ़, महिंद्रा से महेंद्रगिरी। मेघमाला 80 तो नया महिंद्रा लिया, तो मेघ से मेघसानी, माला से मलायागिरी, 80 से अस्सिया, तो से टिकरपाड़ा, नया से नयागढ़, महिंद्रा से महेंद्रगिरी। ये उड़ीसा की याद हो गई। अब हम लोग आते हैं आंध्र प्रदेश की हिल्स के ऊपर। अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश की हिल्स के ऊपर। तो आंध्र प्रदेश की हिल्स में क्या हो रहा है? यहाँ पर दोस्तों गाड़ी की बात हो रही है। तो गाड़ी की बात हो रही है, पहले महिंद्रा ट्रैक्टर की बात हुई, अब यहाँ पर गाड़ी की बात हो रही है। तो कैसे याद करेंगे भैया? नारे वैसे पलक की गाड़ी है, नारे वैसे पलक की गाड़ी है, नारे वैसे पलक की गाड़ी है, नारे वैसे पलक की गाड़ी है। तो ना से नल्ला माला, रे से एर्रा माला, रे से रारा आ रहा ना, रे एर्रा माला, वे से वेलिकोंडा, से शेषाचलम, पलक से पालकोंडा और गाड़ी से नगाड़ी। तो ये याद हो गई हमें आंध्र प्रदेश की हिल्स। तो ऊपर वाली ट्रिक और नीचे वाली ट्रिक अच्छे से याद करना, है ना। कैसा? मेघमाला 80 तो नया महिंद्रा लिया है, ये हो जाएंगी उड़ीसा की हिल्स। और नारे वैसे पलक की गाड़ी है ना, नारे वैसे पलक की गाड़ी है, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का ट्रिक। नारे वैसे पलक की गाड़ी है, ठीक है। अब इसके बाद पंच गाड़ी को लेकर के हम लोग बात करेंगे, जो टाटा की पंच है उसको लेकर के यहां पर बात कर लेंगे। ये हो जाएगी आपकी तमिलनाडु की हिल्स। ये क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी तमिलनाडु की हिल्स हो जाएगी। क्या है? जा से पंच, जैसे हमारे यहां पर बुंदेलखंडी में बोलते हैं ना, जा से ना हो पाए वो, है ना। तो जा से पंच सिला, जा से पंच सिलावा बोली थी, जा से पंच सी लाने बोली थी, ऐसा भी कर लो आप। जा से पंच सी लाने बोली थी, जा से पंच सी लाने बोली थी, पंच सी गाड़ी लाने बोली थी। तो जा से पंच सी लाने बोली थी, तो जा से आ जाएगा जवादी, जा से आ जाएगा शेवराय, पंच सी लानी बोली थी, तो पंच से पंचमलाई, सी से शुरुमलाई हो जाएगा बेटा, सी से शुरुमलाई। तो जा से पंच सी, जा से जवादी, से शेवराय, पंच से पंचमलाई, सी से शुरुमलाई। ये नॉर्थ से साउथ ही याद हो रहा है अपने को, ये नॉर्थ से साउथ ही गाइस यहां पर याद हो रहा है, देखिएगा ना। ला से लानी, जा से पंचसी लाने वा बोली थी, तो वा से क्या आ जाएगा? वरुषनाड आ जाएगा, और ये बोली थी साइलेंट हो जाएगा। हालांकि जो लास्ट हिल है अगर उसको लेकर के ना भी हमारे पास में कुछ आ रहा हो तो वरुषनाड इसको ऐसे ही याद कर लेना, और बाकी ऊपर की आपको याद हो जा रही। जा से पंचसी लानी बोली थी, जा से पंचसी लानी बोली थी, तो जा से जवादी, से शेवराय, उसके बाद में पंच से पंचमलाय, सी से शुरुमलाय, लानी से पलानी, और वा वरुषनाड यहां पर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी हिल्स भी हमको यहां पर याद हो जाएंगी, और आज का टॉपिक भी दोस्तों हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसके लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक ये है दोस्तों, ये उसका बार कोड है। आप लोग टेलीग्राम के ऊपर लोकेंद्र सिंह सर PW जाकर के लिख सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो वहाँ पर मेरा आपको ब्लैक टी शर्ट में PW की टी शर्ट रहेगी, पीछे ग्रीन स्क्रीन रहेगी, वो आपको मिल जाएगा। वो आप लोग चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ PW एप्लीकेशन के ऊपर सम्मान बैच में भी इसका PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। मैंने कोशिश की है कि कम समय में माउंटेन्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को बता दिए जाएं, जहां से कि आप लोगों के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है दोस्तों, मिलता हूं अगली
इसी तरीके की एक इम्पॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।